ठीक है। नमस्कार स्टूडेंट्स, अपने जूलॉजी में एंडोक्राइनोलॉजी चल रही है जो कि बीएससी पार्ट थर्ड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर का हिस्सा है। इसका 5th पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। मैंने कभी बताया था बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में पूरी बुक है एंडोक्राइनोलॉजी और बीएससी बीएड पार्ट सेकंड के अंदर एक छोटा सा पोर्शन है एंडोक्राइनोलॉजी का। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे कि हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा बनते हैं और इनको रक्त की सहायता से टारगेट ऑर्गन तक ले जाया जाता है। इनका टारगेट ऑर्गन जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से दूर स्थित होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को रक्त में छोड़ती है और रक्त उनको टारगेट ऑर्गन तक लेकर जाता है। कल अपने जो देखा था, जो थोड़ा सा मैं टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ कल वाले टॉपिक को, कि हार्मोन्स के जो कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो कल मैंने बताया था कि हार्मोन्स जो हैं वो कई प्रकार के कार्य करते हैं शरीर में, जिसमें सबसे पहला संरचनात्मक चेंजेस इन संरचना में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। संरचना में परिवर्तन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो अग्रपीयूष ग्रंथि के द्वारा बनता है। ग्रोथ हार्मोन्स हमारी हड्डियों को और हमारी उपकला कोशिकाओं में विभाजन शुरू कर देता है, जिससे शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। दूसरा कार्य आपको बताया था कि उपापचय क्रियाओं को प्रेरित करते हैं, चेंजेस इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ बॉडी। तो मैंने बताया था कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए जरूरी होते हैं, जिससे ऊर्जा निर्माण जैसी क्रियाएं संपन्न होती है। और ये हार्मोन्स बनते रहते हैं तो शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता रहता है और शरीर अपना कार्य, शरीर के सभी अंग अपना कार्य करते रहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल कल मैंने आपको बताया था थायराइड ग्रंथि का थायरोक्सिन हार्मोन। उसके अलावा तीसरा जो कार्य मैंने बताया था कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के विकास और नियमन के लिए जरूरी होते हैं, जो कि मतलब कि ये है कि तंत्रिका तंत्र जो है हमारा मस्तिष्क है, स्पाइनल कोर्ड्स है, हमारे नर्व्स हैं, उन सब के निर्माण के लिए, उनके विकास के लिए जो हार्मोन्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं बनेगा, इसका एग्जाम्पल अपने बात करें तो थायरोक्सिन हार्मोन है थायराइड ग्रंथि का, जो कि तंत्रिकाओं के वृद्धि विकास के लिए भी जिम्मेदार होता है। और ये थायरोक्सिन अगर नहीं मिलता है, नहीं बनता है, तो तंत्रिकाओं का वृद्धि विकास नहीं हो पाता है, जिससे कई प्रकार के मानसिक विकार हो जाते हैं। मानसिक विकार ना हो उसके लिए हमें थायरोक्सिन हार्मोन का बनना आवश्यक है। उसके अलावा अगला मैंने कार्य बताया था कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय के लिए मैंने कहा था बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, जो कि समन्वय का कार्य करती है। समन्वय का मतलब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ हार्मोन्स बनते हैं, वो हाइपोथैलेमस की हार्मोन्स ने ग्रंथियों का कह सकते हैं कि नियंत्रण नियमन करते हैं, परंतु बीच में जो पीयूष ग्रंथि मौजूद होती है वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स को समझती है और वो समझ करके आगे के जितने भी टारगेट ऑर्गन्स हैं, ग्रंथियां हैं, उनको कोऑर्डिनेट करती है, उनके साथ समन्वय बनाए रखती है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि के मैंने कल हार्मोन्स आपको बताए थे, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, एलएच है, एफएसएच है, उसके अलावा एसीटीएच है, टीएसएच है, उसके अलावा एडीएच है, उसके अलावा ऑक्सीटोसिन है। ये सभी हार्मोन्स मिलकर के कोऑर्डिनेशन बनाते हैं बॉडी का, हाइपोथैलेमस और अन्य सभी अंगों के साथ। उसके अलावा अगला जो कार्य मैंने आपको बताया था होमियोस्टेसिस, यानी समस्थापन। अब समस्थापन की यदि हम बात करें तो समस्थापन बहुत जरूरी है, और समस्थापन या होमियोस्टेसिस की परिभाषा क्या है ये भी मैंने आपको बताई थी कि समस्थापन का मतलब होता है शरीर का जो आंतरिक वातावरण है वो हमेशा संतुलन की स्थिति में बना रहे। तो संतुलन का मतलब यही माने कि जो शरीर के अंदर जल और लवण है, जैसे जल और लवण है उनकी मात्रा संतुलित, यानी इतनी बनी रहे कि एक कोशिका जो है नहीं तो ज़्यादा सिकुड़े और नहीं ज़्यादा फूल करके फट जाए। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आंतरिक वातावरण कहलाता है, जैसे कि जल और लवण की मात्रा का नियमन बने रहना, ये एक एग्जाम्पल है इसका। अब देखिएगा कि अब जैसे कि अब इसके लिए हमारा जैसे एडीएच हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनता है। तो ये हार्मोन क्या करता है, जैसे शरीर में जल की कमी होती है उस समय इस हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है, जो कि नेफ्रॉन्स से जल के रीअब्जॉर्प्शन को प्रेरित कर देता है, यानी पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में जल की कमी को पूरा किया जा सकता है। और साथ में जो
मूत्र है हमारा वो सांद्र रूप में उत्सर्जित होता है। उसके अलावा आपको बताया था सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर्स का डेवलपमेंट, इसके लिए भी बहुत तरह के हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि एड्रेनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग के द्वारा भी सेक्स हार्मोन स्रावित होता है, लिंग हार्मोन स्रावित होता है, वो भी लक्षणों और गुणों के विकास को प्रेरित करता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर का डेवलप करता है। उसके अलावा फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनते हैं, वो भी फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर का डेवलपमेंट करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन ओवरी के अंदर ही बनते हैं। तो इस प्रकार का अपने ये मुख्य अंश खाली देखे थे। आज हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। अब मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन की यदि हम बात करें तो कि हार्मोन जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड उनको हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ देती है। ब्लड से ये टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं। टारगेट ऑर्गन फिर फंक्शन करता है। इस प्रकार मैकेनिज्म आपने देखा था, यानी आउटलाइन मैकेनिज्म की है। अब हम बात करते हैं कि हार्मोन जब ब्लड की सहायता से टारगेट ऑर्गन में सेल्स तक जाता है तो एक सेल्स जो होती है ये हार्मोन वाले होती है, ये सेल मेम्ब्रेन और ये है न्यूक्लियस, ये साइटोप्लाज्म। तो हम देखें कि ये हार्मोन जो है वो किस प्रकार से एक सेल के अंदर चेंजेस कर देते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन में किस प्रकार चेंज करता है। तो वो अगर हम देखें तो इसको हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। और ये मैकेनिज्म तीन तरह से होती है। चेंज इन ऑफ सेल, कोशिका की पारगम्यता में परिवर्तन। दूसरा है चेंज इन जीन में परिवर्तन। तीसरा एग्जांपल है सेकेंडरी मैसेंजर। का निर्माण द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में। ये तीन तरह से करता है एक हार्मोन कोशिका के अंदर जाकर के चेंज। सबसे पहले कोशिका की पारगम्यता में परिवर्तन करते हैं, दूसरा है तो जीन में परिवर्तन करते हैं, तीसरा है द्वितीयक संदेश वाहक के रूप में। तो अपने एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं और अपने आगे चलते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो देखिएगा कोई भी हार्मोन्स जो है वो कोशिका में पारगम्यता में परिवर्तन करता है। तो पारगम्यता में जब परिवर्तन करता है तो वो इसके अंतर्गत ही अपने इन दोनों बातों को पढ़ते हैं। पारगम्यता में परिवर्तन होता है तो उस दौरान कैसे कैसे समझे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई बात करें कोशिका की पारगम्यता परिवर्तन तो अपने मान लेते हैं कि ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके द्वारा हार्मोन बनेगा। हार्मोन ब्लड में आता है, ब्लड वेसल ब्लड मार्ग में, ब्लड से ही फिर ये कोई कोशिका है। और कोशिका से आकर के
इस तरह से हार्मोन्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं। ये हार्मोन है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही हार्मोन सेल मेम्ब्रेन से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद में क्या होता है कि जो कोशिका की पारगम्यता इनके जुड़ने से पहले और इनके जुड़ने के बाद में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि इनके जुड़ने से पहले जो सेल मेम्ब्रेन थी वो, यानी इनके जुड़ने से पहले जो सेल मेम्ब्रेन थी उसकी पारगम्यता अलग थी, और इनके जुड़ने के बाद में इनकी पारगम्यता सेल मेम्ब्रेन की चेंज हो जाती है। यानी कि पहले ये हो सकता है कि अधिकतम पदार्थों का अपने बाहर और अंदर परिवहन कर रही थी, और इनके जुड़ने के बाद में क्या होता है कि ये परिवहन जो है वो केवल सिलेक्टिव पदार्थों का ही होता है, सिलेक्टिव एलिमेंट्स का ही होता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हार्मोन्स जो है वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन से जुड़कर उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। तो ये तो है एक सामान्य बात कि वास्तव में कोई भी हार्मोन की जुड़ता है तो उसकी पारगम्यता में तो परिवर्तन होता ही होता है। परंतु जो मेन जो दो मैकेनिज्म है, चेंज इन जीन और सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण, इसकी भी यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो मुख्य बात है चेंजेस इन जीन। अब चेंजेस इन जीन की अगर हम बात करें तो जैसे इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं डायग्राम।
देखिएगा, अब हम बात करें जीन में परिवर्तन। तो जीन में परिवर्तन की बात करें, इसका एग्जाम्पल सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे इसमें टेस्टोस्टेरोन है, उसके अलावा एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ऐसे चीज के जो हार्मोन्स हैं वो सारे स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन मैंने बताया था कि कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हार्मोन्स होते हैं या वसा विलेय हार्मोन होते हैं जो मसल के अंदर एडवेंसी होते हैं, उनको स्टेरॉइड हार्मोन कहा जाता है। ये उत्तेजक प्रकृति के भी होते हैं। अब इसको हम पूरा डायग्राम से समझेंगे किस प्रकार जीन में परिवर्तन करता है। तो अपने मान लीजिए एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके द्वारा कोई भी हार्मोन होता है, ये हार्मोन ब्लड में छोड़ा जाएगा, ब्लड वेसल में छोड़ा जाएगा, ब्लड वेसल में मौजूद ब्लड उसको टारगेट ऑर्गन की सेल तक लेके जाता है। अब टारगेट ऑर्गन की सेल जो है वो दिख रही है, जिसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियस प्लाज्म के अंदर डीएनए है, ये एमआरएनए है, ठीक है। तो ये एक यूनिक स्ट्रक्चर है। अब यदि इसका पूरा फंक्शन देखिए, सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो क्या करती है, हार्मोन का निर्माण करती है। वो हार्मोन ब्लड वेसल में ब्लड के अंदर आ जाता है, ब्लड से होते हुए हार्मोन टारगेट ऑर्गन की सेल तक चला जाता है। अब क्योंकि ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, तो स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये भी वसा की बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये अपने को ध्यान होता है क्योंकि हमने क्वेश्चन में सेल बायोलॉजी के अंदर टॉपिक देखा हुआ है कि सेल के अंदर लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं। तो लिपिड होने के कारण ये जो हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, वसा का बना हुआ है, तो ये लिपिड होकर के अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रोटीन पाए जाते हैं। तो जो हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसके करके अंदर आया था, वो हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स बन जाता है, एक समिश्रण बन जाता है, जिसको कहा जाता है रिसेप्टर प्रोटीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स, या यूं कहते हैं कि ग्राही प्रोटीन हार्मोन समिश्र बोलते हैं। ग्राही प्रोटीन हार्मोन समिश्र कहते हैं, ग्राही प्रोटीन हार्मोन समिश्र कहते हैं, ये बन जाता है। अब क्या होता है कि अब ये जो बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आने के बाद में ये क्या होता है कि जो डीएनए होता है, जो जीन होता है, क्योंकि हम डीएनए जीन को ही मानते हैं, तो डीएनए या जीन से जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में अब इसके अंदर जो होने वाली ट्रांसक्रिप्शन की घटना है, अनुलेखन की जो घटना है, तो अनुलेखन की जो घटना है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इस हार्मोन्स का हो जाता है और हार्मोन कॉम्प्लेक्स का हो जाता है। हार्मोन कॉम्प्लेक्स में हार्मोन मौजूद है, तो अब जो एमआरएनए बनता है वो इस हार्मोन के हिसाब से बनता है। अब क्या होगा, यह एमआरएनए बन गया, एमआरएनए फिर इस डीएनए से एमआरएनए की बनने की घटना ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, और इस ट्रांसक्रिप्शन से पूरा कंट्रोल इस हार्मोन का होता है जो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद है। अब क्या होता है कि एमआरएनए जो बना है ट्रांसक्रिप्शन से, जो कि इस हार्मोन के हिसाब से बना है, मॉडिफाइड है, वो क्या करता है, एमआरएनए सूचनाओं को लेकर के साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इसका ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन यानी जिसको हम अनुवादन कहते हैं। अनुवादन होने के बाद में नए एंजाइम्स बनते हैं, और जब नए एंजाइम बनते हैं तो उसके अनुपात की क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक हार्मोन ने जाकर के जीन के ऊपर अपना या डीएनए के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, जिससे उसके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी अनुलेखन और अनुवादन दोनों घटनाओं में परिवर्तन आने से नए एंजाइम्स का समूह बनता है और नए एंजाइम बनते हैं, जिससे कोशिका की उपापचय क्रिया में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक तो वो कंडीशन होती है कि इस ये हार्मोन इस डीएनए से नया जुड़ा हो, तब एमआरएनए बने और तब एंजाइम बने। और एक ये कंडीशन है कि हार्मोन इस डीएनए से जुड़ गया तो नया एमआरएनए चेंज आ गया, डीएनए से बनने वाले एमआरएनए में चेंज आ गया, हार्मोन के हिसाब से आया है चेंज, क्योंकि उसका कंट्रोल कौन होता है, ये हार्मोन पर है, और करने से जो एंजाइम्स हैं उनका है से उपापचय में परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक हार्मोन ने जाकर के एंजाइम के अंदर परिवर्तन कर दिया। वो होने का मुख्य कारण क्या है कि हार्मोन कोशिका की डीएनए या जीन में परिवर्तन कर देता है अपने हिसाब से। तो ये घटना जीन में परिवर्तन कहलाती है। अब दूसरी घटना है वो है सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण। इसका एग्जाम्पल है हमारे प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं,
प्रोटीन हार्मोन, जैसे इंसुलिन है, TSH है, ये सारे प्रोटीन हार्मोन हैं जो कि क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर का निर्माण करते हैं। अब सेकेंडरी मैसेंजर की यदि हम बात करें तो ये घटना किस प्रकार होती है, इसका भी हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। अब देखिएगा सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में या सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में उपापचय क्रिया में परिवर्तन है, द्वितीयक संदेशवाद के रूप में उपापचय क्रिया में परिवर्तन। अब ये विशेषता होती है प्रोटीन हार्मोन्स की। प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं ये, जैसे अभी मैंने बताया उदाहरण TSH है, इंसुलिन है, ये सभी हार्मोन जो होते हैं ये सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में अपना कार्य करते हैं। जैसे देखिएगा सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके बाद हार्मोन सीक्रेट होता है, ब्लड में छोड़ा जाएगा, छोड़ने के बाद में वो टारगेट ऑर्गन की सेल के पास आएगा। सेल के पास आने के बाद में ये हार्मोन जो प्रोटीन्स के बने होते हैं ये क्या है कि कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं जा पाते, बल्कि ये क्या करते हैं, कुछ रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं, ग्राही प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं, उनके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, उनके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं।
यानी ये हार्मोन जो है वो केवल सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर प्रोटीन से ही जुड़े रहते हैं और यहीं पर स्थित रहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो कि वसा में एग्रीगेट होते हैं। अब ये हार्मोन क्या होते हैं, यहीं पर रहते हुए अपना कार्य करेंगे। अब यहीं पर रहते हुए अपना कार्य करते हैं तो ये कोशिका के लिए, अब चूंकि इनके यहाँ जुड़ने के बाद में कोशिका में उपापचय परिवर्तन होनी है, इसका मतलब ये हार्मोन जो है कोशिका के लिए संदेश वाहक का काम करते हैं। और ये कौन सी संदेश वाहक है, प्रथम। अब देखिएगा जैसे ही सेल मेम्ब्रेन पर वाहक प्रोटीन से हार्मोन जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये हार्मोन कॉम्प्लेक्स यही रहता है और रहने के बाद में ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की ओर साइटोप्लाज्म के अंदर की ओर एड्रेनलेट साइक्लेज एंजाइम को सक्रिय कर देता है। एड्रेनलेट साइक्लेज एंजाइम क्या है कि ये जैसे सक्रिय होता है ये एटीपी को सीएमपी में साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में तोड़ देता है और ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है वो एक कोशिका के लिए संदेश वाहक का कार्य करती है। और कौन सा संदेश वाहक है, द्वितीयक। क्यों, क्योंकि जैसे सीएमपी बनता है, यदि एक्टिव होता है होते ही कोशिका के अंदर वापसी परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे काइनेज प्रोटीन का सक्रियण होने लगेगा सीएमपी के प्रभाव से और इसके द्वारा विशिष्ट एंजाइम का सक्रियण हो जाएगा, जिससे कोशिका की वापसी क्रिया में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये हम सेकेंडरी मैसेंजर की बात की है तो देखिएगा एक एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ एक हार्मोन कोशिका के लिए प्रथम संदेश वाहक का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके यहाँ जुड़ने के पश्चात ही कोशिका के अंदर सीएमपी का निर्माण हो रहा है। सीएमपी क्या कर रहा है, कोशिका में उपापचय परिवर्तन कर रहा है। अब उपापचय परिवर्तन होने में देखिएगा कि कोशिका के लिए हार्मोन प्रथम संदेश लेके आए, इसलिए इसको प्रथम संदेश वाहक कहते हैं। और इसके कारण कोशिका के अंदर सीएमपी का निर्माण हो रहा है जो कि उपापचय क्रिया में परिवर्तन कर रहा है, जो कोशिका के लिए द्वितीयक संदेश वाहक कहलाता है। इस प्रकार हम स्टूडेंट देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर जो उपापचय परिवर्तन है वो तीन तरह से हो रहे हैं, पारगम्यता में परिवर्तन के द्वारा, जीन में परिवर्तन के द्वारा और द्वितीयक संदेश वाहक के द्वारा। तो तीनों ही प्रकार से कोशिका में उपापचय परिवर्तन हो जाते हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।